हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स रिकॉर्डेड। और आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसका टॉपिक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आप बोलेंगे इसके बारे में नया क्या बताएंगे, इसके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल, हो सकता है आप जानते भी हो। जैसे कि एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि बताइए कितने बच्चों के लिए मिलता है, तो आप बोलोगे ये क्या क्वेश्चन है। बहुत आसान सा जवाब है इसका, 2 बच्चों के लिए मिलता है। और अगर मान लीजिए सेकंड चाइल्ड अगर मल्टीपल चाइल्ड है तो सबके लिए मिल जाएगा, यानी 2 ट्विन्स हो गए, मल्टीपल चाइल्ड हो गए, सबके लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और रूल है। वो रूल क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कोई नेपाल का या भूटान का सिटीजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसके बच्चे अपने नेटिव प्लेस यानी कि नेपाल या भूटान के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां के किसी लोकल स्कूल के अंदर, तो क्या वो एम्प्लॉय चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए एलिजिबल है, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस सवाल का भी अगर आपको आंसर जानना है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये आपका जो टॉपिक है वो है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द जनरल कंडीशंस, क्या कंडीशंस है जिसके अंडर में ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। फिर हम बात करेंगे रिम्बर्समेंट कितना है, और एंड में हॉस्टल सब्सिडी की बात करेंगे। हॉस्टल सब्सिडी के बारे में काफी लोगों को शायद जानकारी ना हो, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की। सर, ये जो स्कीम है वो सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे आए हैं, और जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और जो सिविलियन है, जो डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन है वो सिविलियन, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो काफी लोगों को मालूम नहीं है वो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो डेपुटेशन पे चला जाता है किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फॉरेन सर्विस पे चला जाता है, तो तब आपको तभी मिलेगा अगर मान लीजिए उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी फॉरेन सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो देख लीजिएगा कि वहां पे ये स्कीम एप्लीकेबल है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो डेपुटेशन अलाउंस के चक्कर के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का लॉस हो जाए। अब हम बात करते हैं जनरल कंडीशंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। तो इसका आंसर हालांकि आपने पहले ऑलरेडी सुन लिया मेरे मुंह से, आपको मालूम भी होगा कि जनरली ये 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर सेकेंड चाइल्ड मल्टीपल चाइल्ड होता है तो भी ये स्कीम हर एक बच्चे के लिए लागू होगी। लेकिन एक और रूल भी है। वो रूल क्या है कि इफ अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, यानी कि फैमिली प्लानिंग का किसी ने ऑपरेशन करवा रखा है, वो फेल होने की वजह से अगर कोई एक नेक्स्ट चाइल्ड अगर पैदा होता है तो उसके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है, उसका भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप ले सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपका जो स्कूल है वो स्कूल रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिकॉग्नाइज स्कूल? रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइज स्कूल का मतलब ये है कि वो किसी ना किसी एजुकेशन बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड कहीं ना कहीं से एफिलिएटेड हो। ये इसलिए जरूरत पड़ेगी बिकॉज आज के दिन में रिम्बर्समेंट जो है वो आप सिर्फ स्कूल से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर उस रिकॉग्नाइज स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना जरूरी है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि बच्चे की एज लिमिट क्या हो। एज फार एज मिनिमम एज लिमिट इज कंसर्न, देयर इज नो मिनिमम एज लिमिट। एज फार एज मैक्सिमम एज लिमिट इज कंसर्न, नॉर्मल चाइल्ड अगर जो आपके होते हैं उसके लिए 20 ईयर्स की मैक्सिमम एज है। स्पेशल चाइल्ड के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड के बारे में। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास में फेल हो गया तो क्या अगले साल उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर मान लीजिए
किसी के बच्चे के कम मार्क्स आ गए, 50% मार्क्स आ गए या 60% मार्क्स आ गए, और पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं, ये मार्क्स तो बहुत कम है, ठीक है, तुम्हारे को ये क्लास दोबारा रिपीट कराऊंगा, और उसने दोबारा रिपीट कराई, तो ध्यान रखिएगा, तब ये दोबारा उस क्लास के लिए नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं, जब आप बच्चे को कम मार्क्स के लिए डांट रहे हो, तो अपना जो परफॉर्मेंस कार्ड है उस क्लास का, उसको छुपा लीजिएगा। स्कॉलरशिप की जहां तक बात है, अगर बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप तब भी ले सकते हैं। अब है कि अगर कोई लीव के ऊपर है, अब जब मैं लीव की बात करता हूं, दैट ऑल्सो इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको आप बोलते हैं लीव विदाउट पे, उसके अंदर भी, या अगर कोई सस्पेंडेड है उसको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बट अगर कोई डाइज नोन हो गया, पर जहां तक डाइज नोन की बात है, अगर आप डाइज नोन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा डाइज नोन वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि डाइज नोन क्या होता है। डाइज नोन पे अगर कोई है तो उसको CEA या हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए साल के बीच में ही कोई रिटायर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसका डिसमिसल हो जाता है या रिमूवल हो जाता है, तो भी उसको बच्चों के लिए उस साल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलती रहेगी उस पर्टिकुलर साल की। यानी कि कभी दिसंबर 2020 में रिटायर हुआ तो भी उसको पूरे मार्च तक का मिलेगा, और उसके लिए उसको उसके बाद में साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद उसको अप्लाई करना होगा। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली, जब तक बच्चा 12th पास नहीं कर लेता तब तक उसके लास्ट वाले ऑफिस से ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। अदर कंडीशन का मतलब ये है कि बच्चे की एज 20 ईयर से क्रॉस ना हुई हो। तो सबसे पहले को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्कीम एप्लीकेबल है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम पे लिमिट नहीं है। मिलता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के लिए, और उससे 2 क्लास पहले। 2 क्लास पहले जब हम बोलते हैं तो या तो आप नर्सरी और केजी का ले लीजिए। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो नर्सरी, LKG और UKG 3 साल में करते हैं, तो चाहे 3 साल करिए चाहे 2 साल करिए, मिलेगा मैक्सिमम 2 साल का ही। कितना मिलेगा? टोटल पर मंथ 2250, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 12 तो ये बनता है 27,000। तो साल का 27,000 बनेगा, और आप जो है इसको क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर का आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल 21 के बाद में। और इसके अंदर ये रूल भी है कि जिस दिन हमारा DA 50% से ऊपर हो जाएगा, उस दिन इसकी जो लिमिट है 2250 की 25% रेज हो जाएगी। स्पेशल चाइल्ड के कुछ प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका रेट डबल है, 4500 पर मंथ है और 54,000 पर ईयर। कोई मिनिमम एज नहीं है। मैक्सिमम एज जो नॉर्मल चाइल्ड के लिए 20 इयर्स थी, इनके लिए 22 इयर्स है। अब जो स्पेशल चाइल्ड के स्कूल्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जो है किसी बोर्ड से अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज ही हो। अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड स्कूल भी है तो भी रिम्बर्समेंट मिल जाता है। और अगर वो स्कूल कोई कैटरिंग चार्जेस वगैरह लेता है, कुछ भी और अदर चार्जेस लेता है बच्चे के लिए, तो भी रिम्बर्सेबल है। हाँ, मैक्सिमम लिमिट 54,000 की ही है, आपको उतना ही मिलेगा। और ये लिमिट भी आपकी 25% अप हो जाएगी, जिससे DA 50% हो जाएगा। ये सारे के सारे जो आपके आए थे, वो ये 2 OM थे। एक OM 16 अगस्त 2017 को आया था और दूसरा अगस्त 16 जुलाई 2018 को आया था। तो आप अगर चाहें तो ये OM जो है गूगल से डाउनलोड DOPT की साइट से कर सकते हैं। अब ये हॉस्टल सब्सिडी के बारे में काफी लोगों को शायद जानकारी नहीं है। हॉस्टल सब्सिडी जो मिलती है वो मिलती है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बच्चे को किसी हॉस्टल के अंदर रखते हैं। ध्यान रखिए, हॉस्टल और आपके घर का जो डिस्टेंस है मिनिमम 50 किलोमीटर होना चाहिए। इसका रेट क्या है? इसका रेट है 6750 मैक्सिमम, और उसके लिए आपको स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपने बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस के अमाउंट 6750 या उससे ज्यादा खर्च किए हैं। अगर आप इससे कम खर्च करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। ये मैक्सिमम कैप है, और जो आपका CA था उसके अंदर मैक्सिमम कैप नहीं था, वो फिक्स अमाउंट है 2250। इसके अंदर ये लिमिट है मैक्सिमम।
और CEA और आपका हॉस्टल सब्सिडी आप इकट्ठा ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर आप बच्चे को स्कूल में रखेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 2250 प्लस 6750, यानी कि 9000 पर मंथ, साल का 1,08,000 रुपीज। लेकिन अगर आप बच्चे को डे बोर्डिंग में पढ़ाते हैं, अपने घर के पास में कहीं डे बोर्डिंग में पढ़ाते हैं, तो आप हॉस्टल सब्सिडी ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी में आपको क्या मिलता है, इसके अलावा मिलता है आपको कि अगर बच्चा साल में एक बार छुट्टी में हॉस्टल से घर आता है तो उसको आने जाने का सेकंड क्लास का फेयर मिलता है। लेकिन ये फेयर तभी मिलेगा अगर बच्चा वापस हॉस्टल में जाएगा। अगर बच्चा हॉस्टल से वापस आया और उसने बोला मम्मी पापा मुझे हॉस्टल में नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, और आपने भी लाड में बोला कि ठीक है बेटा यहीं पढ़ लो, तो ये रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होता है बच्चे की रिटर्न जर्नी के। और अगर 2 प्लेस, आपका घर और आपका हॉस्टल जो है बच्चे का, वो ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो आप ऑर्डिनरी बस का भी क्लेम कर सकते हैं, स्टीमर और शिप का भी क्लेम कर सकते हैं। शिप और स्टीमर का क्लेम कर सकते हैं कैसे, जिस तरह अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अंडमान के अंदर है और बच्चा चेन्नई में पढ़ रहा है या कलकत्ता के अंदर पढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर ऐसे केसेस की बात कर रहा हूँ। अब कुछ FAQs हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस तरह सबसे पहला ये है कि अगर बच्चा जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस लर्निंग से, ओपन स्कूलिंग से अगर पढ़ रहा है तो क्या मैं CA क्लेम कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या अगर 10th के बाद अगर बच्चा किसी डिप्लोमा कोर्स में, सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसमें एडमिशन लेता है, पॉलिटेक्निक में, IITI के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? या आप कर सकते हैं। फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ डिप्लोमा के लिए आप ये क्लेम कर सकते हैं अगर एडमिशन आपने 10th के बाद लिया है और 11th और 12th आपने बच्चे को नहीं करवाई है तो। और यह है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्राइमरी या मिडिल लेवल तक होते हैं और वो किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो ऐसे स्कूल में अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं, जूनियर क्लासेस जो आपकी नर्सरी से पहले वाली नर्सरी की क्लासेस हैं उनमें पढ़ाते हैं, तो क्या रिम्बर्सेबल होगा? आंसर यस होगा। ओनली थिंग इज कि वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। और फाइनली जो मैं पहले भी बोला था कि इस क्वेश्चन का जवाब सबसे आखिर में दूंगा आपको, कि जो नेपाल और भूटान के सिटीजन हैं अगर वो अपने बच्चों को अपने नेटिव प्लेस में पढ़ाते हैं तो क्या उनको रिम्बर्सेबल होगा? बिल्कुल होगा रिम्बर्सेबल। ओनली थिंग इज कि नेपाल के अंदर जो इंडियन मिशन है वहां से एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा कि जिस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोकल अथॉरिटीज से रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हाँ बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।